हेलो, मैं स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो। ये जो हमारे चैनल का नाम है अभिषेक फैक्ट चैनल। आज जो हमारी वीडियो है वो पार्ट नंबर 5 HVJ इलेक्ट्रिकल 849 पोस्ट कोड को हम जो है सॉल्व कर रहे हैं। ये उसका टेक्निकल का जो है 5th पार्ट है और उसका ये लास्ट पार्ट है। अगर हम आज के क्वेश्चन पेपर की बात करें, उसका 86 क्वेश्चन नंबर ये बहुत बार आपको जो है रिपीट होते हुए आपने देखा होगा। तो इसका क्वेश्चन है कि टू ट्रांसफार्मर ऑपरेटेड इन पैरेलल विल शेयर द लोड डिपेंडिंग अपॉन देयर। तो वही है कि दो ट्रांसफार्मर जब पैरेलल में ऑपरेट किए जाते हैं तो वो पर यूनिट इम्पेडेंस के बेसिस में ही वो अपना जो लोड है उनकी वो शेयरिंग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब एक और क्वेश्चन आता है कि एक इसकी नेसेसरी कंडीशन कौन सी है, तो वो वाला आप देख सकते हो। तो नेसेसरी कंडीशन में आपका वोल्टेज रेटिंग आती है वो इक्वल होनी चाहिए। तो इससे सिर्फ दो क्वेश्चन बनते हैं और वो हमेशा ही आपको देखने को मिलेंगे रिपीट। अब 87 क्वेश्चन नंबर की अगर हम बात करें तो 87 क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है द रेशियो ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वोल्टेज इज 2:1 एंड द सेविंग इन टर्म ऑफ वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड इफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज यूज इंस्टेंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर विल बी। अब वो ये होता है कि सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर इज के टाइम ऑफ एन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर होता है। तो ठीक है, अब के का क्या मतलब होता है के। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टर्न रेशियो एंड ट्रांसफार्मर रेशियो, दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। टर्न रेशियो मीन्स ए डेट इज V1/V2 इज इक्वल टू N1/I2 I2/I1। तो ये आपका जो है रेशियो आपको देखने को मिलेंगी। अब जो आपका ट्रांसफार्मर रेशियो होता है वो टर्न रेशियो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जो हमारा इसमें के होगा वो होगा V2/V1। तो हमें यहाँ पर जो के है वो 1/2 आ जाएगा। यहाँ पर N2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, मतलब सेम टू सेम लिख दोगे। और यहाँ पर 0.5 इंटू टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफार्मर मीन्स इसका कहीं ना कहीं 50% जो है आपका सेविंग इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर हो रहा है किसका, कॉपर वाइंडिंग का। तो 87 का आंसर है सी। तो आप यहाँ पर आप इसको देख सकते हो जिस हिसाब से मैंने आपको बताया। टर्न रेशियो ट्रांसफार्मर रेशियो में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। अगर हम इसमें बात करें 88 क्वेश्चन नंबर की, इन अ डीसी मोटर द विंडेज लॉसेज इज प्रोपोर्शनल टू। अब विंडेज लॉसेज जो है किसके प्रोपोर्शनल होते हैं, डीसी मोटर। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ये स्क्वायर ऑफ द आर्मेचर स्पीड होता है। जैसे विंडेज, जैसे ये बताया, एडी करंट होता है आपका एन स्क्वायर और हिस्ट्रेसिस होता है इज प्रोपोर्शनल टू एन। अब होता कैसे है, देखो सबसे पहले अगर आप इनकी याद करना तो आप ये याद कर सकते हो कि एडी करंट जो होता है उसमें जो फ्रिक्वेंसी होती है वो प्रोपोर्शनलिटी में होती है और जो फ्रिक्वेंसी है वो स्केयर में होगी वहाँ पर। तो वहीं पर एन स्केयर होता है। कैसे, देखो जब हम इन सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला करते हैं N = 120F/P। तो N और F प्रोपोर्शनलिटी में है तो F को हम रिप्लेस कर सकते हैं N से। अगर हम 89 क्वेश्चन नंबर की बात करें तो व्हाट आर स्लॉट वेजेस इन अ डीसी मशीन इज मेड ऑफ। तो वही है कि डीसी मशीन में जो शाफ्ट होती है, ये स्लॉट वेजेस होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, सिलिकॉन स्टील के। ये जो रोटर का कोर होता है वो किससे बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। तो और इसमें जो डी ऑप्शन है ये कास्ट आयरन। कास्ट आयरन आपका बना होता है इसमें योग योग जो होता है ना डीसी मशीन में, वो बना होता है कास्ट आयरन का। या इसके बाद बात करें आपका पोल कोर या पोल शूज़ की बात करें, अगर स्मॉल मशीन्स की बात करें तब भी वो कास्ट आयरन या कास्ट स्टील का आपको जो है देखने को मिलता है। तो 89 भी रिपीटेड क्वेश्चन है। अगर हम इसमें 90 की बात करें, अ 4 पोल जनरेटर विद 16 कॉयल हैज़ अ 2 लेयर लैब वाइंडिंग द पोल पिचेस। अब ये होता है कि जो पोल पिच है वो नंबर ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोल्स होता है। तो 16 डिवाइडेड बाय इसमें पोल 4 हो जाएगा। एंड इसमें कितना है, दो ले रहे हैं मीन्स एक लैब में, मतलब एक पैरेलल पाथ में दो एक तरीके से आपके कंडक्टर आएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इससे आंसर हो जाएगा 8। ये बहुत बार रिपीटेड हुआ है क्वेश्चन, आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो। 91 की अगर हम बात करें, द डमी कॉयल इन अ डीसी मशीन आर यूजफुल टू। अब देखो डमी कॉयल का इस्तेमाल क्या है। देखो डमी कॉयल का यही इस्तेमाल होता है कि मेंटेनेंस या मेंटेन द मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द आर्मेचर। अब देखो डमी कॉयल जो है, हम क्वेश्चन इसमें ये बन सकता है कि जो डमी कॉयल है वो लैप या वेव में से किस में इस्तेमाल की जा सकती है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है। एंड सेकेंड चीज़ ये होती है कि जो डमी कॉयल होता है उसका दूसरा एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं फोर्स कॉयल के नाम से जानते हैं, जो कि एक लार्ज मशीन्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डमी कॉयल का इस्तेमाल हम जो है वेव वाइंडिंग में करते हैं और लैब वाइंडिंग में इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। बेसिकली डमी कॉयल होती क्या है कि देखो, सबसे पहले हमारे जो है नंबर ऑफ कंडक्टर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C+-1 P/2। अगर वो फ्रैक्शनल में आता है, इंटीजर में नहीं आता। अगर वो फ्रैक्शनल में आता है तो इसका मीन्स वो मैकेनिकली अनबैलेंस हो चुका है आपका रोटर। तो मैकेनिकल बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, वहाँ पर एक डमी कॉयल होता है। डमी कॉयल का मीन्स एक कंडक्टर होता है जिसको इंसुलेट कर देते हैं, मीन्स वो कनेक्टेड नहीं होता है रोटर के साथ, कोई इसमें से सप्लाई नहीं जाती है, बस वो इंसुलेट करके उसको रख दिया जाता है। तो वो होता है आपका डमी कॉयल। तो ये मैकेनिकल बैलेंस ऑफ द आर्मेचर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो 91 इज़ अ इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन।
92 भी रिपीटेड क्वेश्चन है, द इंटरपोल इन अ डीसी मशीन हैविंग अ टैपरिंग शेप इन ऑर्डर टू। तो ये होता है इस तरीके का आपका बना होता है टैपिंग शेप। इसमें क्या होगा, जो आपका फॉर एग्जांपल पोल होगा वो बड़ा होगा बट उससे छोटा ये देखने को मिलेगा। और ये जो टैपिंग शेप इसलिए होती है क्योंकि वो सेचुरेट ना हो जाए इंटरपोल, तो इसके लिए हम जो है इसको इस शेप में बनाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड क्वेश्चन। अगर हम 93 की बात करें, देखो 93 में बड़े सारे जो टीचर्स हैं यूट्यूब में आपको देखने को मिलेगा, तो वो क्या करते हैं कि वो बोलते हैं कि 3 फेज़ है, तो वही अब रोटर में भी हमारे पास कितने फेज़ होंगे, 3 ही होगा, वो आंसर ए कर देते हैं। पर आप नेट में भी कहीं पर देखोगे आंसर आपको 7 मिलेगा, पर एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया होगा। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो स्टेटर में क्या क्या दिया उन्होंने हमको, फेज़ 3 पोल 4 एंड स्लॉट 36। रोटर में फेज़ 3 पोल 4 एंड सॉरी फेस हमें पता नहीं है, पोल 4 हैं और स्लॉट हमें 28 दिए हुए हैं। अब देखो क्या होता है कि स्टेटर एंड रोटर में पोल तो आपके वही रहेंगे ना, जो पोल आपके इसमें लगे होंगे तो पोल तो आपके सेम रहते हैं, तो पोल को हो जाएंगे हमारे पास 4। अगर हम इसमें एम की बात करें, जो हम एम की बात करेंगे वो क्या होता है, नंबर ऑफ स्लॉट पर पोल पर फेस क्या होना चाहिए, आपका इंटीजर होना चाहिए। तो इसमें क्या था कि हमारे पास क्या है, अगर हम स्टेटर की बात करें 36 स्लॉट थे, 4 पोल इंटू 3 तो कितना हो गया, 3 फेज हमें देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर। अब यहीं पर हम जाएंगे कि कितने फेज हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्लॉट कितने 28 स्लॉट्स हैं, पोल कितने 4। अब हम इसमें क्या नहीं पता है फेजेस, तो ये हो गया 7 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क। अब इसमें देखें ऑप्शन के हिसाब से 7/3, 7/9, 7/7, 7/8, तो इसमें सब आ रहे हैं फ्रैक्शंस में, 7/3 फ्रैक्शन, 7/9 फ्रैक्शन एंड 7/8 फ्रैक्शन। तो इंटीजर कौन सा आ रहा है इसमें, 7/7 वाला। तो कहीं ना कहीं आपके रूटर में कितने फेजेस होंगे, 7 फेजेस हमें देखने को मिलेंगे। पोल हमारे इक्वल हो सकते हैं, स्लॉट अनइक्वल हो सकते हैं और फेजेस भी हमारे स्टेटर एंड रूटर में इक्वल हो सकते हैं। अगर आपको इसको लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ तो आप इसको नेट में सर्च कर सकते हो, वहाँ पर भी आपको जो है सी आंसर ही देखने को मिलेगा, आंसर 7। और जो आपकी बोर्ड है HPSSB हमीरपुर, उन्होंने भी 7 को ही करेक्ट किया है यहाँ पे, ना कि 3 को। बंदे बोलेंगे कि 3 फेस है स्टेटर में तो रोटर में भी 3 फेस होगा, बट ये रॉन्ग है। अगर हम अगले की बात करें 94 क्वेश्चन नंबर की, द 3 फेस इंडक्शन मोटर विद रोटर सर्किट ओपन व्हील। अब देखो होता क्या है कि इंडक्शन मोटर में जो रोटर सर्किट होता है उसको हम एंड रिंग के थ्रू क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं, जिसके थ्रू अपनी जितनी भी प्रोसेस है वो आगे कैरी आउट होती है। अगर हम उसको ओपन सर्किट करेंगे तो इसका मतलब वो रन नहीं करेगी। अगले की बात करें 95 की, द स्लिप ऑफ अ 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन रनिंग एट इतना RPM इस। तो ये इसमें स्लिप पूछी है। अब देखो हमें पता है 4 पोल में 1500 RPM है, तो हम क्या करेंगे, NS माइनस NR अपॉन NS हो जाएगा। तो NS माइनस NR करेंगे मीन्स 1500 माइनस 1440 तो कितना हुआ 60। तो 60 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100 तो कितना निकला इसमें स्लिप 4% की। अगर हम 96 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू मेजर टेम्परेचर इनसाइड अ बॉयलर फर्नेस। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें होता है ऑप्टिकल पैरोमीटर। अगर हम अगले की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एज वेल एज रिसीविंग द एस्थेटिक एनर्जी इन एन अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर। अब कुछ नहीं करना है, अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर की रिपीटेड क्वेश्चन, इसमें पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल याद रखना है। ये मत, ये जो ए वाला है वो LVDT है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, पहले भी एक्सप्लेन किया गया है। RTD है, रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर, टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट को करेगा, ये स्ट्रेन गॉज मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेगा तो सिग्नल को। तो ये ट्रांसड्यूसर्स है। बस ट्रांसड्यूसर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है कि ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है, तो इसका काम होता है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। बट इस क्वेश्चन में जो अल्ट्रासोनिक फ्लो मीटर है उसमें क्या, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। रिपीटेड क्वेश्चन है, पर इन चीज़ों को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि ये इसमें आए नहीं आए कोई गारंटी इनकी होती नहीं है। आ गया तो ठीक, नहीं आया तो तुक्का मारो, अगर हुआ तो वो अच्छी बात, नहीं हुआ तो कुछ नहीं कर सकते। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसड्यूसर इज द मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अभी मैंने बात की थी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो अब ये आपका बी आंसर हो जाएगा, 98 का बी। हम 99 की बात करें, विच एम्पलीफायर इज यूज इन एन इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर। तो इसमें डिफरेंशियल एम्पलीफायर का इस्तेमाल किया जाता है, इसको याद ही करना पड़ेगा आपका। और आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मल्टीमीटर जो है उसका अलग दूसरा नाम होता है वोल्टेज ओम मीटर, और ये वोल्टेज रेजिस्टेंस एंड करंट को मेज़र करेगा। अगर हम 100 क्वेश्चन की बात करें, इंडक्टेंस इज मेजर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखो वही होता है, इंडक्टेंस हम जो है मैक्सवेल ब्रिज के थ्रू ही मेज़र कर सकते हैं। विन ब्रिज आपका जो है फ्रिक्वेंसी मेज़र करेगा, हाई रेंज की फ्रिक्वेंसीज।
एंड जो सेकरिंग ब्रिज है वो आपका कैपेसिटेंस करेगा, और नन ऑफ दिस तो हुआ ही नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 100 का आपका सी। ये याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर हम 101 की बात करें, पहले इसको डायग्राम से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था पिछले वीडियो में। विच सिग्नल विल बिकम जीरो व्हेन द फीडबैक सिग्नल एंड द रेफरेंस सिग्नल्स आर जीरो। वही होता है कि जो एक्टिवेटिंग सिग्नल्स होता है तो उसमें क्या होता है, फीडबैक सिग्नल और रेफरेंस सिग्नल्स आप मतलब उसका डिफरेंस होता है, उसी को एक्टिवेटिंग सिग्नल बोलते हैं। अगर ये दोनों जीरो होगा तो ये भी आपका जीरो ही देखने को मिलेगा, कौन सा, एक्टिवेटिंग सिग्नल। अगर हम 102 की बात करें, ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विद 85% एफिशिएंसी इज लाइकली टू बी। अब वही होता है, सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी हमें जो है क्लास सी में देखने को मिलती है। क्लास बी और क्लास ए बी की 75% सेम देखने को मिलेगी, क्लास ए की 25 एंड 50 मिलेगी। अब 25 होता है आर सी एम्पलीफायर के थ्रू, एंड 50% होता है अगर इसमें ट्रांसफार्मर कपलिंग का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आर सी कपलिंग, 25 में आर सी कपलिंग और 50 में आपकी ट्रांसफार्मर कपलिंग। अब विच क्लास ऑफ एम्पलीफायर हैज़ द लोएस्ट एफिशिएंसी, वही मैंने आपको बताया था। तो इसमें क्लास एम्पलीफायर की सबसे कम एफिशिएंसी हमें देखने को मिलती है। अगर हम 104 की बात करें, इसमें आपको जो है ग्रेस मार्किंग दी गई है, द डिस्टॉर्शन फैक्टर इज नियरली। अब कोई कहता है इसका 3 है, कोई कहता है इसका 13 है। ये इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन है जो कि आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है इतनी हाई लेवल में हमें कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं। 105 की अगर हम बात करें, ट्राई केस। अब देखो ये देख सकते हो, इसमें दो आपके तीन इसमें आपके टर्मिनल देखने को मिलेंगे, MT1 MT2 एंड गेट। और ये एंटी पैरेलल हमें जो है देखने को मिलता है। तो ट्रायक, तो इसमें क्या है, 3 टर्मिनल बाई डायरेक्शनल स्विच हमें जो है देखने को मिलेगा। बाई डायरेक्शनल का मतलब होता है कि जो आपका फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज दोनों में चले उसको बाई डायरेक्शनल बोलते हैं। यूनि डायरेक्शनल का मतलब होता है जो सिर्फ फॉरवर्ड वाइज में चले। बाई डायरेक्शनल की जो एग्जाम्पल है, मॉसफेट, ट्रायक, डायक। और यूनि डायरेक्शनल की जितने भी बाकी जितने भी आगे, जैसे SCR हो गया, UJT हो गया, BJT हो गया, ये सब इसी में आते हैं यूनि डायरेक्शनल में। अगर हम 106 की बात करें, UJT विद यूज़ फॉर ट्रिगरिंग एन SCR हैज़ अ वेव फॉर्म। वही होता है, जो UJT है वो हमें शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म को ही जनरेट करता है। ये आपका मतलब UJT से बस यही वेव फॉर्म जनरेट होती है, सी वाली। तो इसको आंसर करेंगे हम शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म। अगर हम 107 की बात करें, इसमें भी ग्रेस मार्क आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में बताया नहीं गया है क्या, हाउ मैनी आर यूज टू कंस्ट्रक्ट अ 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर। अब क्या है ये कि 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, 3 फेज टू 3 फेज है, सिंगल फेज टू सिंगल फेज है। अगर 3 फेज टू सिंगल फेज है तो 6 SCR, 3 to 3 है तो 36 SCR, और सिंगल टू सिंगल है तो 4 SCR। तो 107 का आंसर हो जाएगा आपका 6। तो इसमें कुछ पूछा नहीं। साइक्लो कन्वर्टर का काम है कि फ्रिक्वेंसी को, फिक्स फ्रिक्वेंसी को वेरिएबल फ्रिक्वेंसी में कन्वर्ट करना। अगर हम 108 की बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इक्वलेंट टू द बाइनरी दिस। अब वही है, इसको आप 0 1 2 3 6 तक लिख दो, इस फॉर्म में आप लिखोगे, इसमें आंसर 127 आएगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। 108 का सी। अगर हम 109 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस एनालॉग वोल्टेज टू बाइनरी। अब ये एनालॉग टू बाइनरी मीन्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 109 का ए। ये तो सिंपल बेसिक स्टेटमेंट में पता चलता है। 110 की बात करें, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर नीड फॉर 4 बिट काउंटर। अब देखो, 1 बिट में 1 फ्लिप फ्लॉप है, तो 4 बिट में आपके 4 फ्लिप फ्लॉप हमें जो है देखने को मिलेंगे। 110 का सी। 111 की बात करें, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, डैश इज अल्ट्रा वायलेट लाइट इरेजेबल एंड इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल। ये क्या, EPROM। इसकी थ्योरी पढ़ोगे तब भी आपको ये चीज़ें तो दिखती नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें पता नहीं कहाँ से पूछते हैं ये चीज़ें। बट आप इसको याद रख सकते हो, इसका है EPROM। डेफिनेशन याद रख लेना, इसकी जो फुल फॉर्म है ना वो याद रख लेना। अगर हम 122 की बात करें, द फ्लैग बिट इन अर्थमेटिक यूनिट प्रोवाइड। अब देखो, फ्लैग बिट है तो ये स्टेटस टाइप इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलती है। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने बताए थे ये जितने भी है ना। 113 की अगर हम बात करें, व्हाट इज़ अ परसेंटेज रेजोल्यूशन ऑफ 12 बिट VCDDA कन्वर्टर। तो ये रेजोल्यूशन वाले क्वेश्चन में तो भैया ये एक रामवन फॉर्मूला है, इसको याद रखो, रेफरेंस 2n-1। तो ये इसको रखोगे V रेफरेंस को, तो V रेफरेंस परसेंटेज में पूछा गया, इसको 1 रख दोगे, एंड 4095 की रेशियो करोगे तो इतना निकलेगा 0.00242। अब इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि वहाँ पर ये चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाती है, क्योंकि 4095 को फिर डिवाइड करना पड़ता है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर हम 114 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट्स आर यूज फॉर हाई स्पीड डिजिटल प्रोसेसिंग। तो इसमें ये ECL का इस्तेमाल किया जाता है, एमीटर कपल लॉजिक। तो बस आप यही इसको भी याद रख सकते हो या रट्टा मार सकते हो।
115 की अगर हम बात करें, द रजिस्टर विच होल्ड द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड, तो ये क्या प्रोग्राम काउंटर, माइक्रो प्रोसेसर के क्वेश्चन हैं ये। अगले की बात करें हम 116, द इंटेल 8085 माइक्रो प्रोसेसर, द एड्रेस बस इज 16 बिट वाइड, द मेमोरी विच कैन बी एसेस बाय दिस एड्रेस बस विल बी, वही है 2 की पावर 16, क्योंकि 16 बिट है। अब 2 की पावर 6, 2 की पावर 10, 2 की पावर 6 को 64 लिख सकते हैं, 2 की पावर 10 को 1024, इनकी भाषा में इसको के लिखा जाता है, तो 64 के बाइट्स। तो 116 का हो जाएगा ए। अगर हम 117 की बात करें, इन द रिवर्स वाइस पी एन जंक्शन द करंट थ्रू द जंक्शन इंक्रीज एट, अब बस यही है कि वो ये शार्पली कब इंक्रीज करेगा, तो ब्रेकडाउन रीजन में ही हमें देखने को मिलेगा, तो 117 का डी। अगर हम 118 की बात करें, फॉर अ सिग्नल डायोड द पीक इनवर्स वोल्टेज रेटिंग इज यूजुअली इन द रेंज ऑफ, याद करने वाली चीज़ें हैं इसका 30 वोल्ट टू 150 वोल्ट। अगले क्वेश्चन की बात करें 119, ये सिंपल क्वेश्चन है, द बैरियर पोटेंशियल फॉर द सिलिकॉन डायोड दैट इज 0.7, जर्मेनियम 0.3 एंड गैलियम आर्सेनाइड 1.2। अगर हम 120 लास्ट क्वेश्चन, फॉर ओ हार्टले ऑसिलेटर द फ्रिक्वेंसी एफ इज गिवन बाय, तो देखो इस तरीके का इनका एक कपलिंग सर्किट होता है, इसमें 2 इंडक्टर एक कैपेसिटर ये जितने भी हो, तो फ्रिक्वेंसी वही है रेजोनेंस जैसे 1/2π√LC होता है। अब इसमें 2 इंडक्टर्स हैं, तो L1 + L2, अगर इसमें म्यूचुअल कपलिंग भी आती है तो +-2m आ जाएगा सी। ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप सिंपल याद रखना 1/√, तो 1/2π√LC, तो 120 का हो जाएगा आपका सी। तो आज जो है हमारा ये 849 क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर दिया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन पेपर हम कौन सा सॉल्व करते हैं। अगर आप इसमें जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अगर आपको कौन सा अगला क्वेश्चन पेपर चाहिए, अगर आपकी इच्छा है तो लिखने की तो लिख देना, वरना मैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेश्चन लेकर आ जाऊँगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको शेयर करें। धन्यवाद।